चर्चित केस था मालेगांव केस, क्योंकि इसमें जिन लोगों को गिरफ्तार किया गया था दरअसल वो हिंदू संगठनों से जुड़े हुए लोग थे। हेमंत करकरे की छवि को भी नष्ट करने की बहुत कोशिश की गई थी। ये ट्विस्ट 2014 की मोदी सरकार आने के बाद क्यों आया? कहीं ना कहीं इस पूरे मामले में जो जांच पड़ताल की गई वो जांच पड़ताल उचित नहीं थी। उससे सवाल इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज की क्रेडिबिलिटी को लगता है कि क्या इस देश के अंदर लोग ये मानेंगे कि मालेगांव ब्लास्ट में किसी का कोई हाथ नहीं था, ब्लास्ट अपने आप हो गया। जो बीजेपी के लोग ये कहने की कोशिश करें कि हिंदू आतंकवादी नहीं हो सकता, तो नाथूराम गोडसे कौन था? 17 साल तक चले एक मामले में आखिरकार फैसला आ गया और सभी आरोपी बरी हो गए। मालेगांव बम ब्लास्ट केस में एनआईए कोर्ट ने प्रज्ञा ठाकुर और कर्नल पुरोहित समेत सभी 7 आरोपियों को बाइज्जत बरी कर दिया है। कोर्ट ने कहा कि धमाका तो हुआ, लेकिन ये साबित नहीं हो सका कि मोटरसाइकिल में बम लगाया गया था। ना साजिश के सबूत मिले, ना बैठकें साबित हुई और यूएपीए कानून की मंजूरी में भी गड़बड़ियां थी। लेकिन अब असली सवाल यह है, अगर धमाका हुआ, लोग मरे, तो दोषी तो कोई तो होगा। अदालत के इस फैसले के बाद देश में एक नई बहस फिर से गर्म हो गई है। क्या वाकई भगवा आतंकवाद जैसा कोई चीज नहीं होती है? क्या हिंदू कभी आतंकवादी हो सकता है क्या, या फिर ये सब राजनीति थी? नमस्कार, मैं हूं अंकुर और आप देख रहे हैं सत्येंद्र का खास शो आशुतोष की पैनी नजर, जहां आशुतोष जी खबर की खबर लेकर असली खबर बताते हैं और वो समझाएंगे इस पूरे केस को, इस फैसले पर उनके क्या विचार हैं, और जो इस फैसले के आने के बाद जो नेता लगातार ट्वीट किए जा रहे हैं कि भगवा भगवा आतंकवाद ये सब चीजें, उस पर उनके क्या विचार हैं। आशुतोष जी। जी बिल्कुल अंकुर, मुझे ये अपने समय का बहुत चर्चित केस था मालेगांव केस, क्योंकि इसमें जिन लोगों को गिरफ्तार किया गया था दरअसल वो हिंदू संगठनों से जुड़े हुए लोग थे। और इसलिए इसको लेकर जो तमाम हिंदुत्ववादी संगठन थे, आरएसएस थे, अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद थे, बजरंग दल के लोग थे, हिंदू महासभा के लोग थे, साथ ही साथ जो सावरकर के समर्थक लोग थे, वो लोग बहुत ज्यादा उत्तेजित थे, बहुत ज्यादा उद्वेलित हो गए थे। और लोगों का ये कहना था, देखिए जानबूझकर उस वक्त की जो मनमोहन सिंह की सरकार थी वो हिंदुत्ववादी संगठनों को परेशान करना चाहती है और उनकी छवि को ध्वस्त करना चाहती है, और इसलिए उसका भगवा आतंकवाद का नाम दिया गया था। ये उनके आरोप थे। और जाहिर सी बात है, जब उनके संगठनों का नाम आया तो उन्होंने इस पर आपत्तियां की और उन्होंने अपना गुस्सा भी जाहिर किया। लेकिन इस पूरे मामले में जब मैं अब इस पूरे मामले को देखता हूं तो मुझे लगता है कि एक चीज हमें बिल्कुल नहीं भूलनी चाहिए थी कि इस पूरे मामले की जांच पड़ताल हेमंत करकरे ने की थी, जो उस वक्त मुंबई के एंटी टेररिस्ट स्क्वाड के लीडर थे। और ये वही हेमंत करकरे थे जिन्होंने 26/11 के जब मुंबई में हमला हुआ था तो उन्होंने शहादत दी थी और आतंकवादियों से लड़ते हुए वो मारे गए थे। हेमंत करकरे की छवि को भी नष्ट करने की बहुत कोशिश की गई थी। साध्वी प्रज्ञा ने उनके ऊपर बहुत ही गलत भाषा का इस्तेमाल भी किया था, जो कि बिल्कुल उचित नहीं था। तो हमें इस बात का हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि हेमंत करकरे ने इस पूरे मामले की जांच की थी और उसके बाद ये जांच एनआईए को सौंप दी गई थी। इस पूरे मामले में जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार 2014 में आई, उसके बाद 2016 में एनआईए ने कोर्ट में कहा कि इस मामले में कोई सबूत नहीं मिले, लिहाजा साध्वी प्रज्ञा और दूसरे लोगों के खिलाफ केस को आगे नहीं चलाना चाहिए। एक तरीके से क्लोजर रिपोर्ट उन्होंने सौंप दी। जो लोअर कोर्ट थी एनआईए की, उस कोर्ट ने साफ तौर पे कहा कि प्राइमा फेसाई एविडेंसेस है और इनके खिलाफ मुकदमा चलना चाहिए। हम बार बार ये कहते हैं कि मुकदमा चलना अलग चीज हो जाती, किसी का दोषी साबित होना एक अलग तरीके की होती। लेकिन जब एनआईए कोर्ट ने ये कहा कि इस पूरे मामले में प्राइमा फेसाई कुछ सबूत हैं जिनके आधार पे केस चल सकता है, चलना भी, जो केस अंत में चला भी। मेरा प्रश्न इस बात को लेकर यह है कि जब एनआईए इस पूरे मामले की जांच कर रहा था तो ये ट्विस्ट 2014 की मोदी सरकार आने के बाद क्यों आया? और अगर वो 2016 में इस निष्कर्ष पर पहुंच गए थे कि इस मामले में कुछ भी दम नहीं है, तो जाहिर सी बात है आगे की जो पूरी की पूरी इन्वेस्टिगेशन थी वो उससे अफेक्टेड होने वाली थी। क्योंकि मेरे पास इस बारे में किसी को कोई सबूत नहीं है, लेकिन मैं ये कह सकता हूं कि कहीं ना कहीं इस पूरे मामले में जो जांच पड़ताल की गई वो जांच पड़ताल उचित नहीं थी। और इसमें कई ऐसे पहलू हैं, कई ऐसे गवाह हैं जो जिन्होंने अपने अपने गवाहों से मुकर गए थे। और इसमें कुछ ऐसे भी लोग थे जो बहुत ही क्रिटिकल लोग थे, जैसे एक सुनील जोशी करके था, जिसकी हत्या का आरोप साध्वी प्रज्ञा और उनके कुछ लोगों पर लगा था, जिसके बारे में कहा जा रहा था कि दरअसल वो इस पूरे मालेगांव ब्लास्ट का बहुत ही
इम्पॉर्टेंट एलिमेंट था और इसीलिए उस सुनील जोशी को एलिमिनेट कर दिया गया था। इस मामले में साध्वी प्रज्ञा के खिलाफ भी केस चला था, लेकिन बाद में उनका रोल इसमें कहीं साबित नहीं हुआ, उनके खिलाफ कोई सबूत नहीं मिले। दो और इसमें गवाह थे जो पूरी तरीके से गायब हो गए थे। एक कल सांगरा करके था और एक कोई और जैसे डांगे, अगर मैं नाम मुझे याद आ रहा है, मेरी हो सकता है मेरी मेमोरी कहीं भूल रही हो। उन लोगों के बारे में पता चला कि वो दोनों गायब हो गए और गायब होने के बाद या तो उनको कहीं छुपा दिया गया या फिर उनको एलिमिनेट कर दिया गया। तो जो दो तीन बहुत महत्वपूर्ण लोग, क्योंकि इसमें असली चीज क्या थी? असली चीज ये हुई थी कि साध्वी प्रज्ञा की मोटरसाइकिल का इस्तेमाल बम ब्लास्ट को प्लांट करने में हुआ था या नहीं हुआ, ये साबित करना था। और ये पूरी तरीके से साबित नहीं होता। मेरा प्रश्न इस बात को लेकर यह है कि इसमें दो सवाल खड़े होते हैं। कई बार ये देखने में आया कि जब लोअर कोर्ट्स के अंदर कोई फैसला होता है तो वो हायर कोर्ट में जाके वो फैसला बदल भी जाता है। अभी हाल का जो बहुत महत्वपूर्ण फैसला है वो बॉम्बे ब्लास्ट को लेकर फैसला था। जो लोग भगवा आतंकवाद की बात करते थे, जो जिहादी आतंकवाद की बात करते हैं, उन्होंने तो जब एनआईए कोर्ट से इनको क्लीन चिट मिल गई, जब इनके खिलाफ केस नहीं साबित हुआ, तो वो कहते हैं कि देखिए किस तरीके से हमारे लोगों को फंसाने की कोशिश की गई। लेकिन जो बॉम्बे ब्लास्ट में जिन लोगों के खिलाफ मुकदमा चला और जिनके खिलाफ हाई कोर्ट ने साफ तौर पे कहा कि नॉट अ विस्पर ऑफ एविडेंस अगेंस्ट देम, यानी उनके खिलाफ किसी तरीके की कोई एविडेंस नहीं है, और उनमें से 12-13 लोग वो थे जो 19 साल तक जेलों के अंदर। तो अगर मालेगांव ब्लास्ट की जांच पड़ताल जानबूझ के फंसाने की कोशिश की गई थी, तो फिर क्या ये माना जाए कि जो बॉम्बे ब्लास्ट हुआ था उसमें भी लोगों को जानबूझ के फंसाने की कोशिश की गई थी? इन दोनों मामलों में जिस तरीके से आरोपी पूरी तरीके से बेदाग बरी हो गए, उससे सवाल इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज की क्रेडिबिलिटी को लगता है। समझौता ब्लास्ट का भी जिक्र होता है। जी बिल्कुल। मालेगांव के मामले में एनआईए जो एजेंसी है उससे सवाल जब आप पूछने चाहिए थे कि आपने जो 2012 में जब आपको केस सौंपा गया था, उसके बाद जो केस था, इसमें सबूत क्यों नहीं इकट्ठा हो पाए? अगर जांच में गड़बड़ी थी तो क्या एटीएस ने जांच ठीक से नहीं की थी? क्या एनआईए ने जांच ठीक से नहीं की थी? क्या सबूत मिटा दिए गए थे? और क्या गवाह क्यों मुकर गए थे? यही सवाल तो आपके बॉम्बे ब्लास्ट में भी आते हैं। उसमें भी जो हाई कोर्ट ने जो फैसला दिया था, उसने साफ तौर पे कहा था कि जिस तरीके से गवाहों के बयान लिए गए जोर जबरदस्ती करके, जिस तरीके से सबूतों को इकट्ठा किया गया, पूरी की पूरी जांच जो है वह बहुत ही एमेच्योर तरीके से की गई थी, बहुत ही लापरवाही से की गई थी। तो सवाल यहाँ मालेगांव ब्लास्ट में एनआईए के ऊपर लगता है, और जो बॉम्बे ब्लास्ट था, जो लोकल पुलिस अथॉरिटी थी, उनके ऊपर ये जांच लगती। तो दोनों के संदर्भ में पूछा जाना चाहिए कि क्या इस देश के अंदर लोग ये मानेंगे कि मालेगांव ब्लास्ट में किसी का कोई हाथ नहीं था, ब्लास्ट अपने आप हो गया? वो लोग जिन्होंने मालेगांव ब्लास्ट किया था वो कौन लोग थे? क्यों पुलिस उन्हें गिरफ्तार नहीं कर पाई? क्यों आज की तारीख में अगर साध्वी प्रज्ञा और कर्नल पुरोहित अगर पूरी तरीके से निर्दोष और बेगुनाह साबित हो गए, जैसा कि कोर्ट कह रहा है, तो फिर इसका मतलब ये कि जो असली आरोपी थे, जिन्होंने ब्लास्ट किया था, जिन्हें लोगों को जाने ली थी, वो अभी भी छुट्टे घूम रहे हैं। तो जो वही हाल बॉम्बे ब्लास्ट के बारे में भी था कि बॉम्बे ब्लास्ट के बारे में भी जो लोग निर्दोष साबित हुए, जिनके बारे में कोर्ट ने किसी तरीके से कोई सबूत नहीं मिला और कहा कि नॉट अ विस्पर ऑफ एविडेंस, तो जो बॉम्बे ब्लास्ट जिन लोगों ने कराया था, जिसमें इतने सारे लोगों की मौत हुई थी, वो लोग आज भी जिंदा होंगे, आज भी वो अपराधी जिंदा होंगे, आज भी कहीं घूम रहे होंगे, हो सकता है किसी ब्लास्ट की साजिश रच रहे हो। तो ये तो पूरी तरीके से जो जांच एजेंसियां हैं उनकी क्रेडिबिलिटी पर ही सवाल खड़े हो जाते हैं, और ये इस ओर दर्शाता है कि अभी भी शायद हमारे यहाँ आतंकवाद से लड़ने के लिए जो पुख्ता इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज होनी चाहिए, जो ठीक से सबूत को इकट्ठा करें और जो इसके लिए जिम्मेदार हैं उनको फाइनली सजा मिले, ये इंश्योर करे, वो नहीं हो पा रहा। दूसरी बात जो मुझे लगता है कि बहुत इंपॉर्टेंट बात है वो ये कि जब बॉम्बे ब्लास्ट में, जिससे बड़े पैमाने पर अल्पसंख्यक तबके के लोग थे, जब उनका वो बेगुनाह साबित हो गए, वो जेल से बाहर आ गए, तो फौरन जो इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज थी वो कोर्ट चली गई, सुप्रीम कोर्ट चली गई, और वहां से जाके आनन फानन में स्टे ले लिया उसके कन्विक्शन पे। हालांकि कोर्ट ने कहा कि जो लोग बेगुनाह साबित हुए हैं हाई कोर्ट के द्वारा, वो जेल में नहीं रहेंगे, वो अपने घरों में ही रहेंगे। लेकिन बहुत तत्परता के साथ इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज पहुंच गई सुप्रीम कोर्ट। तो क्या मालेगांव मामले में भी एनआईए तत्परता के साथ हाई कोर्ट जाएगी? क्या इस पूरे मामले में स्टे ऑर्डर लेने की कोशिश करेगी, या ये मान लिया जाएगा कि चूंकि इसमें हिंदू धर्म के लोग इन्वॉल्व हैं, उसमें कुछ दूसरे धर्मों के लोग इन्वॉल्व हैं, इसलिए एजेंसीज का जो काम करने का तरीका होगा वो अलग तरीके से होगा, धर्म के आधार पे होगा? मालेगांव मामले में भी तो कोर्ट ने यही कहा है कि
आतंकवाद का किसी धर्म से कोई लेना देना नहीं है, आतंकवादी कोई भी हो सकता है। जो बीजेपी के लोग ये कहने की कोशिश करें कि हिंदू आतंकवादी नहीं हो सकता, तो नाथूराम गोडसे कौन था? राजीव गांधी की हत्या करने वाली वो महिला कौन थी? वो किस धर्म से थी? तो ये जो कह देना कि फ्लैट बयान दे देना कि नहीं हिंदू तो नहीं कर सकते, अरे आतंकवादी का कोई धर्म नहीं होता। आतंकवादी नफरत की जमीन पे खड़े होते हैं और नफरत की जमीन पे लोगों की हत्याएं करते हैं। वो इस्लाम में भी हो सकता है, वो क्रिश्चियनिटी में भी हो सकता है, वो हिंदू धर्म में भी हो सकता है, वो सिख धर्म में भी हो सकता है, पारसी किसी भी धर्म में हो सकता है। तो ये जिस तरीके की बयानबाजियां की जा रही है, इसका मतलब साफ है कि अब मालेगांव में जो कोर्ट का ऑर्डर आया है उस पर जम के राजनीति की जाएगी, उस पर यूपीए की सरकार को कटघरे में खड़ा करने की कोशिश की जाएगी, नेहरू गांधी परिवार के ऊपर आरोप लगाए जाएंगे। लेकिन कोई ये नहीं कहेगा भारतीय जनता पार्टी का आदमी कि जब बॉम्बे ब्लास्ट में अगर निर्दोष साबित हो गए सभी लोग, तो उसके लिए कौन जिम्मेदार होगा? आखिरी सवाल, लगभग आपने सारी बातें तो बता ही दी हैं, लेकिन जांच पर सवाल तो लगातार उठाए ही जा रहे हैं और आपकी बातों से भी लग रहा था कि जांच पर सवाल उठाए जाने भी चाहिए। अगर ये बातों में ये निकला कि कोई तो जिम्मेदार तो होगा, कोई तो किसी ने तो ब्लास्ट किया होगा, कौन है, कहाँ है, अगर वो जिंदा है तो क्यों नहीं उसे पकड़ा गया? अगर न्याय चाहिए तो इस मुद्दे को आगे क्या करना चाहिए जिससे न्याय भी तो मिल पाए, कि यहीं पर खत्म देखिए, हो जाएगा ये? दो चीजें बहुत स्पष्ट होनी चाहिए। आतंकवाद से लड़ने के लिए बहुत ही स्पेशलाइज्ड लोगों की जरूरत है, बहुत ही ट्रेन्ड लोगों की जरूरत है, प्रोफेशनल्स की जरूरत है, जो बहुत ही मेटिकुलसली एविडेंसेस को इकट्ठा करें, और तब तो आप आतंकवाद से लड़ पाएंगे। अन्यथा अगर आप लोकल पुलिस के माध्यम से अगर आप काम करेंगे तो लोकल पुलिस का तो वो तो बिल्कुल अनप्रोफेशनल। भाई, मुंबई की पुलिस अगर सबूत नहीं इकट्ठा कर पाएगी तो फिर बाकी देशों की पुलिस का जो हाल होता है तो अच्छी तरीके से आप जानते हैं। बिहार की पुलिस हो या फिर असम की पुलिस हो या बंगाल की पुलिस हो, भाई मुंबई की पुलिस को तो सबसे प्रोफेशनल, सबसे ट्रेन माना जाता है। इसलिए दो चीजें बड़ी महत्वपूर्ण है। पहली बात, आतंकवाद की जो 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 घटनाएं होती हैं और आतंकवाद का जो स्वरूप होता है उसको धर्म से जोड़ने की कोशिश नहीं की जानी चाहिए। उसमें किसी तरीके का पॉलिटिकल इंटरफेरेंस नहीं होना चाहिए। आतंकवादी हिंदू है, मुसलमान है, सिख है, ईसाई है, पारसी है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर उसका इन्वॉल्वमेंट मिलता है, अगर उसके खिलाफ सबूत मिलते हैं, तो उसके खिलाफ उसी सख्ती के साथ कार्रवाई होनी चाहिए जैसे किसी दूसरे धर्म के आतंकवादी के साथ शक्ति के साथ कार्रवाई होती है। यह नहीं होगा कि एक धर्म के आतंकवादी के साथ तो आप जो है उसके साथ सहानुभूतिपूर्ण तरीके से रवैया होगा, सिर्फ इसलिए क्योंकि वो धर्म विशेष का उस धर्म में किसी कोई आतंकवादी नहीं हो सकता है। तो ये पॉलिटिकल इंटरफेरेंस बिल्कुल जीरो होना चाहिए और एक ट्रेंड प्रोफेशनल पुलिस फोर्स तैयार की जानी चाहिए जिसका जो स्पेशलाइज्ड हो आतंकवाद जैसे घटना को निपटने में। मुझे कहने में बहुत संकोच नहीं है कि जो एटीएस इस देश के अंदर बनी हुई है या जो एनआईए बनी हुई है आतंकवादियों से लड़ने के लिए, उनकी जो कॉम्पिटेंस है, मुझे उस पर ही संदेह है और वो उस तरीके से काम नहीं करती। उन्हें बहुत सारे ऐसे हैं जो पॉलिटिकल इंटरफेरेंस में या पॉलिटिक्स को देखकर, विचारधारा को देखकर काम करते हैं और धर्म के आधार पर डिस्क्रिमिनेशन करते हैं। नहीं, बिल्कुल मेरा सवाल था उसमें थोड़ा हल्का छोटा उत्तर आप दे दें। मैं कह रहा था कि ये केस तो अभी कोर्ट का आदेश आ गया, फैसला हो गया, अब इसमें कोई तो जिम्मेदार होगा, तो आगे केस कैसे बढ़ाया जाए, क्या हो जिससे केस आगे बढ़े और कोई किसी का नाम तो आए? नहीं, इसमें मालेगांव मामले में अगर एनआईए वाकई में निष्पक्ष है, अगर एनआईए वाकई में इंडिपेंडेंट है, तो फिर एनआईए कोर्ट के फैसले को हाई कोर्ट में चुनौती देनी चाहिए। जैसे बॉम्बे ब्लास्ट के मामले में इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज ने फौरन जाके सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी और स्टे ले लिया था, क्योंकि इसकी कोई गारंटी नहीं है कि एनआईए कोर्ट ने जो फैसला दिया है वो 100% सही हो सकता है उसमें कुछ गलती, हो सकता है सही हो, मैं नहीं कहता हूं सही नहीं, लेकिन एक जो जुडिशियल प्रोसेस है उस जुडिशियल प्रोसेस को पूरा किया जाना चाहिए और वो जुडिशियल प्रोसेस ये पर कोर्ट के फैसले को हाई कोर्ट में चुनौती दी जानी चाहिए और हाई कोर्ट के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी जानी चाहिए, ताकि लोगों के मन में किसी तरीके की कोई आशंका ना हो कि सरकार बदलने के बाद इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज का रवैया भी बदल जाता है और तरीका भी बदल जाता है और वो अपने जो राजनीतिक आका है उसके हिसाब से काम करते हैं। जब यूपीए की सरकार होती तो उनके हिसाब से काम होता है, जब बीजेपी की सरकार होती तो उनके हिसाब से काम होता है। ये नजरिया नहीं होना चाहिए। आतंकवाद से लोगों की जानें जाती हैं और आतंकवाद से निपटने के लिए उसी तरीके से, प्रोफेशनल तरीके से ही काम होना चाहिए। धर्म के आधार पर किसी तरीके का कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए, ना इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज को इस बारे में सोचना चाहिए और ना ही किसी और को सोचना चाहिए। बिल्कुल,
तो आतंकवाद से लोगों की जानें तो जाती हैं और इसलिए उसका एक प्रोसेस होता है जो न्याय के लिए अपनाया जाना चाहिए और इस केस में भी एक प्रोसेस जो कि आशुतोष जी ने बताया उस प्रोसेस के थ्रू आगे बढ़ना चाहिए, नहीं तो मामला यहीं पे ठप किया जाएगा। बॉम्बे ब्लास्ट का भी जिक्र किया, बाकी और दूसरा मैंने भी जिक्र किया उसका, लेकिन मामला वहीं ठंडा पड़ जाएगा। लेकिन कोई तो जिम्मेदार होगा, उस जिम्मेदारी के लिए अब देखते हैं केस आगे बढ़ेगा नहीं बढ़ेगा, वो जब भी इस केस में कोई भी खबर आती है हम आपके सामने लेके आएंगे। तब तक के लिए नमस्कार। अगर आप सत्य हिंदी को की वीडियो को पसंद कर रहे हैं तो इसको सब्सक्राइब करें और सत्य हिंदी का एक ऐप भी है उसे भी डाउनलोड करें। नमस्कार। Copyright disclaimer under Section 107 of the Copyright Act 1976. Allowance is made for fair use for purposes such as criticism, comment, news reporting, scholarship, and research. Fair use is a use permitted by copyright statute that might otherwise be infringing.